नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। देखिए, ये सारे टर्म हम लोग यूज करते रहते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन इंजीनियरिंग में ये सारे टर्म यूज करते हैं। और ये सारे टर्म का आज फिजिकल मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है फिजिकली। मैथमेटिकली तो हम लोग समझते ही हैं। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी जो है ना, बेसिकली एनर्जी है, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई पार्टिकल्स है, कोई मतलब सब्सटेंस है, जैसे ये डस्टर ही है ना, तो डस्टर अगर यहाँ पे मैं जस्ट रखा हूँ तो डस्टर के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर ये कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फिर भी इसके अंदर का मोलिकुलर लेवल पे अगर हम देखेंगे ना, तो मोलिकुल्स के अंदर ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहता है। जैसे मोलिकुल्स है ना, जैसे मान लीजिए कि ये मोलिकुल्स है, तो मोलिकुल्स में क्या रहता है, मोलिकुल्स अपनी जगह पे थोड़ा बहुत हिलते रहता है, उसकी वजह से उसमें एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहता है मोलिकुलर लेवल पे। अब जैसे मोलिकुल्स है, एक मोलिकुल और दूसरे मोलिकुल के बीच में ना हो सकता है कि एक मोलिकुल्स दूसरे मोलिकुल्स के अलोंग थोड़ा रोटेट भी करता रहे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है। फिर एक मोलिकुल जो है ना अपने पोजीशन पे थोड़ा वाइब्रेट भी होता रहता है। जैसे मोलिकुल्स है, और मोलिकुल्स में ये देखिए, मतलब एक मोलिकुल्स अपने पोजीशन पे एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट हो रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और एक मोलिकुल्स दूसरे मोलिकुल्स के आसपास अपने ही एक्सिस पे आगे पीछे वाइब्रेट भी हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये मोलिकुल्स थोड़ा आगे चला जा रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है, उसी तरह ये मोलिकुल्स भी आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो मोलिकुलर लेवल पे आप देखोगे ना कि मोलिकुल्स अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत एक्सिस के अगेंस्ट अलोंग रोटेट करते रहेंगे, थोड़ा सा वाइब्रेट करते रहेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर जाएंगे, मूव भी कर जाएंगे। तो ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहता है मोलिकुल्स के पास। और सिर्फ मोलिकुल पे ही नहीं, इवन इनसाइड द मोलिकुल, एटम्स लेवल पे देखा जाए तो एटम्स लेवल पे भी अंदर काइनेटिक एनर्जी रहता है। जैसे कि अगर एक एटम देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहता है, तो एक तरह से आप बोल सके ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन अपने ही पोजीशन पे स्पिन भी करते रहता है, तो आप एक तरह से बोलो एक और काइनेटिक एनर्जी हो गया। उसी तरह न्यूक्लियस भी अपने पोजीशन पे स्पिन करते रहता है। तो मोलिकुल्स भी काइनेटिक एनर्जी है। मोलिकुल्स के अंदर जो एटम्स है वो एटम्स भी इन काइनेटिक एनर्जी में है, और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वो भी मोशंस में है। तो ये सारे जो कलेक्टिव मोशंस है ना, ये सारे कलेक्टिव मोशंस से जो काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल काइनेटिक माइक्रो लेवल काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको इंटरनल एनर्जी का ये कंपोनेंट है, और उसको सेंसिबल हीट कहा जाता है। सेंसिबल हीट कहा जाता है। और ये जो एवरेज वेलोसिटी जो है ना मोलिकुल्स का, और डिग्री ऑफ एक्टिविटी जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब क्या है, इस डस्टर का टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना इसके अंदर के मोलिकुल्स का जो ना रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है। और इंटरनल एनर्जी जो इस डस्टर का होगा ना, इस काइनेटिक एनर्जी के अलावा मोलिकुलर लेवल पे एक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, और ये दोनों का सम होता है। तो इंटरनल एनर्जी को अगर मैं यू लिखूं तो यू जो है वो मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी प्लस मोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम हो गया। अब ये जो मोलिकुलर लेवल का काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसको तो हमने बोल दिया सेंसिबल हीट के करस्पॉन्डिंग होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होता है ना, मतलब एक मोलिक्यूल्स और दूसरे मोलिक्यूल के बीच में एक जो फोर्सेज है, एक बॉन्ड है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह अगर विद इन द एटम्स देखा जाए तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। इनसाइड वन मॉलिक्यूल भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, जैसे केमिकल बॉन्ड, ये सब आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, उस तरह उसकी जो बॉन्ड से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, उसकी वजह से जो है ना जो एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए, ये तो हमको जानते ही हैं कि जैसे अगर सॉलिड फेज में है तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा है, और उसकी वजह से वो सॉलिड फेज में है। कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड फेज में है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम होता है, और गैस फेज में जाने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए लिक्विड फेज में कोई पानी ही है, जैसे अब इसको मुझे अगर हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना,
और इसको वेपराइज करके स्टीम बनाना है ना, तो बेसिकली ये जो सरफेस का मोलिकुल्स है उसके अंदर के मोलिकुल्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे ना, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स को ये तोड़ने के लिए इसके पास, इस मोलिकुल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगा, सफिशिएंट एक तरह से बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ताकि ये नीचे के मोलिकुल्स के से जो इसका फोर्स है वो ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होकर के ये बाहर चला जाएगा, तो मोलिकुल्स दूर हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो फेज होगा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो लैटेंट हीट है ना, वो लैटेंट हीट मतलब क्या है कि आपने हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड होने की वजह से फेज चेंज हो गया, और बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, और टेम्परेचर वही का वही रह गया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये इसको लैटेंट हीट बोलते हैं। लैटेंट हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैटेंट का अगर आप अंग्रेजी वर्ड है, इसका आप मीनिंग पढ़ोगे तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट तो करता है पर दिखता नहीं है। तो क्या है कि जब हमने फेज चेंज होता है ना, तो फेज चेंज होता है तो मोलिकुल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ब्रेक होता है, और उसकी वजह से माने मोलिकुल्स का इंटरनल एनर्जी तो बढ़ता है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होता है, और इसी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो आपको टेम्परेचर में चेंज दिखता नहीं है, तो आप समझो कि ऐसे कि इसका हीट एनर्जी तो बढ़ा लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ टेम्परेचर चेंज में, तो इसलिए इसको लैटेंट हीट बोलते हैं। मतलब ऐसा हीट जो कि एग्जिस्ट तो कर रहा है, या फिर बोला जाए लैटेंट एनर्जी बोलते हैं, ऐसा एनर्जी जो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट दिखता नहीं है। बट एक्चुअली में अगर इंटरनल एनर्जी देखोगे तो मोलिकुल्स का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, जबकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहा। जब फेज चेंज हुआ लिक्विड से गैसेज, तो टेम्परेचर सेम रहा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है ना वो आपका ये ब्रेक हो गया, और एक तरह से इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। अगर ये बात आप समझ में आ गया तो आप यहाँ से बहुत आसानी से बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेज विल बी ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्यों? क्योंकि गैसेज में एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है, तो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी रहता ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। तो आइडियल गैस के केस में, तो आइडियल गैस में आप बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। उसी तरह आप इंथैल्पी के लिए भी बोल सकते हो कि आइडियल गैस के केसेज में इंथैल्पी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होता है। तो आशा करता हूँ कि आप फिजिकली समझ पाएंगे कि लैटेंट हीट क्या हो रहा है। लैटेंट हीट में जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मोलिकुल्स का टेम्परेचर ना बढ़ा के मोलिकुल के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स को चेंज कर रहा है, और इसी वजह से मोलिकुल्स का इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रहा है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जबकि सेंसिबल हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो मोलिकुल्स के काइनेटिक एनर्जी चेंज होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर जो है ना इज मेजर है मोलिकुलर लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जबकि लैटेंट हीट जो मेजर है फेज चेंजेज ऑफ मतलब सब्सटेंस, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि फिजिकली आप ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिजिकल मीनिंग ऑफ इंथैल्पी समझेंगे मोलिकुलर लेवल पे, एंड साथ में साथ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पे हम लोग समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।